संगीतज्ञ और साहित्यिक मनीषी दोनों, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में गुरु पूर्णिमा शायद 3 तारीख को हो चुकी है, पर वो हमारे यहाँ एक चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सिर्फ गुरु पूर्णिमा तक नहीं रहता, वो और काफ़ी दिन टिकता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा चलती रहती है। आजकल तो हर एक गुरु की गुरु पूर्णिमा अलग अलग मनाते हैं। ऐसा भी होता है, हर एक गुरु अपने शिष्यों के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने का आजकल रिवाज हो गया है। वास्तव में जिस क्षेत्र से मैं ज़्यादा संबंधित हूँ वो संगीत क्षेत्र है, और हमारे यहाँ ये गुरु शिष्य परंपरा, जैसा मेरा व्यक्तिगत मत है, गुरु शिष्य परंपरा संगीत में जितने श्रद्धा से और आदर से अभी भी संरक्षित है, उतनी शायद बाकी विषयों में नहीं है। मैं बहुत बचपन से संगीत के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। हुआ ये कि चूँकि मेरे घर में संगीत था, इसलिए मैं घर में ही संगीत की शिक्षा मेरी चलती रहती थी, और मैंने बड़े बचपन से ही संगीत की परीक्षाएं देना शुरू कर दिया था। तो लखनऊ की भातखंडे विद्यापीठ जो है यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी म्यूजिक की, तो उनकी परीक्षाएं आयोजित होती थी, और उसमें मध्यमावधि परीक्षा होती थी पहली, जिसका सर्टिफिकेट मिलता था। उसके बाद संगीत विशारद की वो परीक्षा होती थी। उस समय मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय जबलपुर में जाता था। वहाँ एक BS शंभरकर गुरुजी थे, तो वो वहाँ सिखाते थे, तो मैं उनकी कक्षा में जाके बैठता था और उसे जितना संभव हो सकता था ग्रहण करता था। अब हुआ ये कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय में वो तबला सिखाते थे, पर वो वैसे टेलीग्राफ वर्कशॉप जो है जबलपुर का, उसमें वो इंजीनियर थे, और उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। तो अब ये हो गया कि वो तबले की क्लास कौन ले। तो उस समय 1955 होगा शायद, मैंने संगीत विशारद की परीक्षा दी थी, पास हो गया था। तो चूंकि मैं संगीत विशारद था तो संगीत विशारद तक की क्लास लेने के लिए मेरे पास मेरी अर्हता बन गई थी। इसलिए उम्र के 15 साल से मैंने सिखाना शुरू कर दिया, और विद्यार्थी मेरे उम्र से भी ज़्यादा बड़े होते थे। पर इस तरह से बहुत दिन तक मुझे संगीत सिखाने का अनुभव हुआ। पर इस अनुभव से मैंने ये देखा कि संगीत एक ऐसा विषय है कि इसमें गुरु का बड़ा सम्मान किया जाता है। आज भी जो विद्यार्थी, कभी विदेशों में मैं जाता हूँ तो कभी वहाँ यदि परिचित विद्यार्थी मिलते हैं, आप जानते हैं कि विदेश में जो पुराने लोग जाते थे उनकी काफ़ी अच्छी पहुँच होती थी, बड़े विद्वान होते थे। पर चूँकि उन्होंने कभी मेरे से तबला सीखा था, इसलिए जब कभी भी वहाँ मिलते हैं तो अभी भी वो चरण स्पर्श करते हैं। मुझे बड़ा संकोच होता है कि वो तो मेरे से विद्वत्ता में कहीं ऊंचे और बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पर चूँकि संगीत विषय से जब वो संबंधित हो जाते हैं तो अभी भी वो गुरु का सम्मान करने के लिए उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो ये चीज़ संगीत में होती है, पर इसके साथ एक गुरु का दायित्व भी हो जाता है। हमारे यहाँ जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति थी, उसमें आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गुरुकुल होता था, उसमें कोई अमीर विद्यार्थी या कोई गरीब विद्यार्थी ऐसी बाध्यता नहीं होती है। कौरव पांडव भी
एक ही गुरु के अंडर थे, और वहीं श्री कृष्ण भी थे, वहाँ सुदामा भी थे। तो ऐसे गुरुकुल में गुरु का जो जीवन यापन या निर्माण होता था, वो उसकी सारी जिम्मेदारी विद्यार्थियों के ऊपर होती थी। वहीं गौशाला भी होती थी, वहां से दूध मिलता था, जमीन होती थी, वहां से अन्न धान्य मिलता था, और गुरु के जितने कार्य होते थे वो विद्यार्थी ही करते थे। तो इस तरह से गुरुकुल होता था। पर धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बदलती चली गई, आज संस्थागत शिक्षा प्रदान हो गई है और उसमें विद्यार्थी निकल रहे हैं। पर एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने पहले विद्यार्थी जो प्रेरणा पाता है वो अपने पालकों से पाता है, अपने माँ पिताजी से पाता है। तो जिस घर में माता पिता संगीतानुरागी हो, संगीत के प्रति प्रेम रखने वाले हो, वहाँ वो विद्यार्थी को संगीत के ऊपर संस्कार शुरू हो जाते हैं। पर सारे ही बच्चे संस्कारित हो ही पाते हैं ऐसा नहीं। यदि किसी के यहाँ 4 बच्चे हैं तो उसमें से एक आध कन्या या एक आध बच्चा, उसकी आवाज़ अच्छी होती है, उसका लय का उसको ज्ञान होता है, और वो जब होता है तो उसको कभी भजन गा देता है, कभी अभंग गा देता है, तो उसकी परीक्षा होने लगती है, लोग उसको पूछने लगते हैं, उसका प्रदर्शन ज़्यादा प्रशंसित होने लगता है। और फिर माँ बाप चाहते हैं कि अब इसको कहीं तो भी व्यवस्थित रूप से सिखाना चाहिए। पर उनकी कल्पना ये रहती है कि हमारे बेटे को भीमसेन जोशी जी के पास भेजना चाहिए, या हमारा जो बेटा है वो इतना अच्छा गा रहा है तो इसको कुमार गंधर्व जी के पास भेजना चाहिए। तो एकदम से इतने बड़े कलाकार के ये इच्छा होना स्वाभाविक है, पर ये संभव नहीं होता है। एक तो क्या होता है, ये जो बड़े कलाकार होते हैं, जो प्रतिदेश होते हैं, जो बहुत विद्वान होते हैं और कीर्तिमान होते हैं, उनके पास समय नहीं रहता। तो वो समय नहीं रहने के कारण उनकी इच्छा होते हुए भी विद्यार्थी तैयार नहीं कर पाते। इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि ये सूचना है कि ये जो कुछ कह लीजिए, पर जब शिक्षा शुरू करते हैं तो हमसे ज़्यादा थोड़ा सा जिसको ज्ञान है और जो सुलभ है और जो हमारे लिए समय निकाल सके, ऐसे ही गुरु के पास विद्यार्थी को जाना चाहिए। जब उस गुरु के पास वो जाएगा तो उसका बेस तैयार हो जाएगा, और वो स्वयं गुरु ही एक समय बता देगा कि भाई अब मेरे पास हो गया है, अब तुम इनके पास जाके सीखो। उस वक्त उसकी उतनी तैयारी हो जाएगी कि बहुत कम समय में वो ग्रहण कर लेगा। इसमें किसी का महत्व कम नहीं होता है। पहला गुरु जो होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक पहुंचा हुआ कलाकार होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक जरूरी बात जो मैंने देखी कि कई बार होता क्या है कि जो गुरु होते हैं उन चूंकि विद्यार्थी उनके साथ काफी रहता है, बहुत समय बिताता है, तो सिर्फ संगीत के अलावा बाकी भी चीजें वो देखता रहता है, अपने गुरु का अनुसरण करता रहता है। इसलिए गुरु का आचरण ये बहुत ही पवित्र होना चाहिए, क्योंकि गुरु को देख के ही विद्यार्थी बनता है। अगर कभी-कभी तो गुरु के हाव भाव भी वो आत्मसात कर लेता है। गुरु यदि खांसता है तो वो भी गाने में खांसने लगता है। तो इसलिए गुरु का आचरण बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये गुरु का दायित्व है। अभी राजेंद्र जी इतने विद्वत्तापूर्ण उन्होंने विचार व्यक्त किए, मैंने तो बहुत ही साधारण भाषा में और जितना मुझे आता है भाषण देने की तो आदत नहीं है, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्कार भारती का भोपाल शाखा का कि उन्होंने मुझे आज आप लोगों के सामने यहाँ बुलाया और तो सम्मान दिया। मैं बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नमस्कार।